केमिकल काइनेटिक्स 12 क्लास में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स मिला को केमिकल काइनेटिक्स सबसे आसान है। सॉल्यूशन बोला जाता है बट एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस इजी आते हैं और स्कोरिंग ज़्यादा होते हैं क्योंकि कहानी कम होती है। सॉल्यूशन में कहानी ज़्यादा होती है और क्वेश्चंस लगते इजी हैं, वह गलतियाँ बहुत होती हैं, उसके न्यूमेरिकल बड़े गंदे होते हैं। तो तीनों चैप्टर जो हमारे मेन फिजिकल का है उसमें केमिकल काइनेटिक्स सबसे इजी है और एक कैच है इसमें जो है केस बेस्ड, अगर आपको केस स्टडी वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि लैब में केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। दूसरे इसके 4 मार्क्स 3 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। सिंगल एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग सिंगल मार्क्स वाले उतने फ्रीक्वेंट नहीं है जितना इलेक्ट्रो और क्या है सॉल्यूशंस के हैं। तो आप केमिकल काइनेटिक्स करो, इस इजी और लंबे क्वेश्चन में भी 5 मार्क्स में उतने नहीं है जितना इलेक्ट्रो के हैं। क्या तो इलेक्ट्रो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यस, हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसमें वही लिए जाएंगे, इसमें सारे लास्ट वो क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, बट बुक मार्क कर रखे हैं वो जो जिससे आपका कुछ रिवीजन हो, रिपीटिशन हो और जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अभी इस सीरीज का यही मकसद है मेरा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये डिफिकल्ट होता, करेक्ट निकालना आसान होता, फॉल्स निकालना डिफिकल्ट होता। देखो 3 क्वेश्चन आया है, कोई एक साल है, 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। तो आता है तो ढेर सारा आता, नहीं तो ये गायब रहता है। Which among the following is a false statement? Rate of the zero order reaction is independent of the initial consent. बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट नहीं होगा। जीरो ऑर्डर तो इसीलिए जीरो ऑर्डर बोला जाता है क्योंकि रेट लॉ में कहीं पर भी कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन नहीं आता। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, ये भी सही है। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर की इतनी बात हो रही है तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है? जीरो ऑर्डर किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन निकालना हो तो वो ए नॉट कंसंट्रेशन करो माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। ठीक है, ये आ रहा है। अब आपको अगर हाफ करना है तो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा? A0/½ हो जाएगा, तो A0/2 के इक्वल टू T½ तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नो ऑर्डर जीरो हो सकता है पर मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कुछ मॉलिक्यूल के बिना कोई रिएक्शन, क्या एक मतलब मजाक कर रहे हो क्या? करेक्ट स्टेटमेंट आई मीन ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। डी देख लो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल सही दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर, ये ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलरिटी होता है, ऑर्डर कहाँ से आता है? रेट लॉ से आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ, गलत बात बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर ही ऐसा रिएक्शन जिसमें हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता है इस पे, कंसंट्रेशन पे, चाहे इनिशियल हो कुछ भी हो। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड इन फर्स्ट, ये तो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ इज आल्सो डबल, गलत है, इसका मतलब ये इजी पीजी है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ वाला ले लिया हमने। ग्राफ ही देखो, ग्राफ अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था फर्स्ट लॉ का ही है, इसका ग्राफ अगर बनाओ, जीरो जीरो ऑर्डर का है, इसका ग्राफ बनाओगे बच्चे तो क्या आएगा? ये इसका ग्राफ A0 आपका वाई एक्सिस पे कट आएगा, माइनस के वाई इक्वल टू mx+c अगर करोगे तो यही देख लो। वैसे 12th क्लास में तो इतना बच्चों की तरह बताने की जरूरत नहीं है। ये वाई इक्वल टू, ये क्या होगा? mx, उल्टा लिख दिया, c इधर हो गया। ये स्लोप होगा, स्लोप कितना हो गया? -k हो गया t एक्सिस पे। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर बच्चे, तो टाइम और ये तो किसका है? जीरो ऑर्डर, तो ये इस तरह से हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर ही ऐसा रिएक्शन है जो फिनिश होता है, यहाँ पे आके कट करेगा, ये टाइम निकाल सकते हो आप। बाकी में आपको पता है ग्राफ इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या जो भी है। तो ये जो है आपका 0 ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। अगेन ये जो है आरएनएस जो रिलेशन दिया है उसके ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट। तो भाई आरएनएस इक्वेशन किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए होता है, इक्वल टू ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है माइनस ई ए आपका वो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बाई गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर टी। अब इसको लॉग एल एन ले लो, एल एन के इक्वल टू ये एल एन ए जो आएगा कांस्टेंट होगा उसको उधर लिख देते हैं, ठीक है, एल एन ए। इसका ग्राफ याद हो, अब एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करना, यहाँ पे कर देना जिससे आपको याद हो जाए। माइनस ई ए बाई आर, वेरिएबल का क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर होगा भाई, आर कांस्टेंट होगा और किसी रिएक्शन के लिए ई ए की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ठीक है, 1/T। तो इसमें ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे, अगर लैब में आप खींचोगे इसको, बिटवीन 1/T एंड दिस वन। तो एल एन के वर्सेस कहाँ है भाई, 1/T हो जाएगा, ठीक है, एल एन के वर्सेस 1/T। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी। ये भाई एनसीईआरटी में डिस्कस है, ठीक है, कौन सा है ये, अब कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझाएंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बोल्ट्जमैन से लेके गया है आपको, इसे मैं बता देता हूँ। इसमें दो पार्ट, एक प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये वाला, ये सब ए वाला पार्ट उसको मेजर करता है, ओरिएंटेशन हुआ, ये सब चीज़ें हुई, प्रोबेबिलिटी कोलिजन का, ये सारी चीज़ों को ये समाहित करता है। ये बता दिए इसके होने के बाद में भी एक एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, उसी के बाद से वो टकरा के आगे जा सकता है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकलता, वो इस वाले ग्राफ से निकलता है, ऐसा ग्राफ आता है, आपने पढ़ा होगा, इस तरह से एक पर्टिकुलर वैल्यू के आगे जो ये इस पे जो है इसका जो एरिया आता है वो ये आता है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल पर्टिकुलर स्पीड पे। तो ये समझने की अभी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए लिखा हुआ दिस इज रेट इक्वेशन, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली होता है और रेट इक्वेशन डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन को सारे स्पीसीज जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके रेट के खत्म होने, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के रेट को कनेक्ट करता है। तो ये जैसे x प्लस टू वाई गिव्स p, तो आप देख लो यहाँ पे x प्लस टू वाई, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे, ठीक है, ये होगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन, डिसअपियर हो रहा है एक्स तो माइनस उसका कंसंट्रेशन, ये चेंज होने का रेट, ठीक है, और इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड करते हैं डी, यहीं से आपका पूरा रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो मैं ये रिएक्शन देख, दिस इज रेट इक्वेशन, जिस तरह से सबके रेट, रेट इक्वेशन और रेट लॉ अलग अलग है, इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन लिखा हुआ है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में, बार बार पूछते हैं सर ये दोनों को, दोनों एक ही है, लॉ इसको लॉ बोलते हैं, लॉ नहीं है। और ये माइनस प्रोडक्ट तो अपीयर हो रहा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, डी पी बाई डी टी भाई। अब ये चीज देखो, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये चीज आपने इक्वेशन देख के लिखा है, रिएक्शन देख के लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से आता है, एक कांस्टेंट होगा, हमें पता नहीं किस पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, एक्स लिख देता हूँ, रिएक्टेंट पे एन है, ठीक है, और एन और एम ये ऑर्डर हो गए विद रिस्पेक्ट, ये कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, वाइट वाला जो लिखा हमने एक्सपेरिमेंट, इस तरह से रिलेटेड होता है। पहले हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकाल लेते हैं, फिर उसके सहारे से बाकी इंडिविजुअल भी आप रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से निकल जाएगा, कोई ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, डीपी प्रोडक्ट वाला जुड़ा हुआ किससे, 2 टाइम्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा करेक्ट वाला पूछ रहा है, थे यही हो जाएगा। इन आरएनएस इक्वेशन ये प्लॉट अभी कर लिया, फिर से करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिपीट बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रिपीटेशन सोल्यूशन इलेक्ट्रो और उसको क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में सबसे ज़्यादा
आपका केमिकल काइनेटिक्स का रिपीटिशन होता है बच्चों। सो ओके, ये देख रहे हैं, हाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको इसमें कहानी दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर ही आपको ऑप्शन लिखना है। तो देखो सीधा आपको यहाँ पर ये अगर ए को कांस्टेंट रखते हैं, इसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ए के कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो इसी से तो क्वेश्चन हो जाएगा यार, खत्म, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें देखते हैं बी का। बी को जब कांस्टेंट यहाँ पे रखा गया है, बी को जब कांस्टेंट रखा गया है, इसको, ठीक है, इन दोनों को कांस्टेंट रखा गया और यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया गया अगर, तो कितने टाइम्स हो गया है ये, 4 टाइम्स हो गया है। 4 टाइम्स मतलब सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड शेप्स। बात सही है, क्योंकि उसमें रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर ही होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एकदम बिल्कुल सही है भी। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलो 1 मार्क्स खत्म हो गए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ये हमने कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पेजेस हमारे यहाँ पे फिनिश हुए, उसके लिए मतलब 4-5 क्वेश्चन आए हैं, वैसे 20 पेजेस, उसमें से मतलब बाकी सब रिपीटिशन है उसी क्वेश्चन। तो आप समझ लो इसमें एकदम बिल्कुल कोर है। मैंने अपनी सब्जेक्टिविटी लगा के नहीं उठा के रखा है कि भाई ये क्वेश्चन रिपीट हैं, रिपीट होंगे, नहीं। जो उसका डेटा है उसी को मैंने छान मारा यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन इसमें अभी हमने इक्वेशन लिखा था, ये इस रिलेशन पे बेस्ड है। जीरो ऑर्डर का जो है कंसंट्रेशन किसी टाइम पे, इनिशियल कंसंट्रेशन जो आप ले रहे हो माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम। टाइम पूछ रहा है, ठीक है, तो ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई के। ए नॉट की वैल्यू कौन सी है, फटाफट रख दो। ए नॉट, ए नॉट कहाँ पर, फिर ज़्यादा ही होगा, 0.1 माइनस 0.075, मतलब 0.025 बच जाएगा। और के की वैल्यू है 0.003। क्या आ जाएगा भाई, 0.025 और 0.003। ठीक है, तो ये आपका 0.25, 15 7 2 1 10, हाँ 3। तो बोल रहा है कितनी टाइम पर सेकंड में, तो सेकंड में आ जाएगा ये, कितना टाइम लेगा भाई, दैट इज 25/3। क्या ये क्या बोल रहा है, देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला, इसके लिए नहीं। एक एग्जाम्पल पूछा जाता है जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये एक अचंभे की बात है, कौन से ऐसे रिएक्शन है जो भाई जीरो ऑर्डर, जिनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता उनका रेट। तो एक है अमोनिया प्लेटिनम सरफेस, इसका अमोनिया को डिसोसिएट, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन में डिसोसिएट होता है प्लेटिनम सरफेस पे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज द रेट, रेट क्या होगा, के बराबर हो जाएगा सीधा, इसका आंसर यही होगा ही। ठीक है, रेट आप जब लिखोगे, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर इक्वल टू दिस वन, यही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इनफैक्ट बी वाला ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू ए। ए में क्या है, डिफरेंस निकाल के के से आपको डिवाइड करना होगा, तो डिफरेंस निकाल लिया हमने। डिफरेंस यही दिख रहा है, 0.025 डिवाइडेड बाई 0.003, दैट कम्स आउट टू बी 25। यहाँ पर देखो भाई, भूल गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, इसमें दो मॉलिक्यूलरिटी दो होती है, और एक दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो उसका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि रेट लॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
उसके कंसंट्रेशन में चेंज करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता रेट पे। ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जनरली इनहेरेंटली वो होते हैं सेकेंड ऑर्डर के या उससे हायर ऑर्डर के, बट किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो इतना ज़्यादा है कि फर्क नहीं पड़ रहा है रेट पे। ठीक है, जैसे आप 5 से कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया जाता है, एग्जांपल पूछा जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो इसको बनाया जाता है, इनफैक्ट सिमुलेट किया जाता है। तो अब एस्टर वाला तो हर जगह लिखा रहता है, मतलब किसी भी रिएक्शन को आप सूडो ऑर्डर बना सकते हो। जैसे मान लो दो रिएक्शन ए प्लस बी लिया, ठीक है, हमने रैंडम ले लेते हैं, और कोई प्रोडक्ट बन रहा है सी। अब ए और बी दोनों ही मान लो रिएक्टेंट हैं और रेट ऑर्डर में, रेट लॉ में आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल रेट लिया हमने। ठीक है, तो रेट हमारा मान लो जो रेट आया के ए और बी, देखना ध्यान से, ये नॉर्मल कंडीशन पे मान लो हमने कंसंट्रेशन जो लिया है इसका आपने 0.1 लिया और इसका 0.2 के आसपास कंपेरेबल लिया। तो आप इसमें चेंज करोगे, नेक्स्ट स्टेप में चेंज होगा। मान लो आपको 0.5 ये कंज्यूम हो गया, 0.5 ये कंज्यूम हो गया, 0.05। तो इसमें जो डेल्टा आएगा दोनों के लिए कंसिडरेबल होगा, जो रेट चेंज आएगा। अब इसमें देखो, अब इसको 0.1 ही रहने देते हैं। ठीक है, मान लो ये आपने 1000 ले लिया, जस्ट ध्यान देना। ठीक है, 1000 ले लिया, तो 1000 ले लिया। अब पहले वाले केस में 0.5 मान लो रिएक्शन गया, तो कितना बचेगा? 0.05। पहला केस जो है ये, दूसरे केस में इसको हमने बी को बहुत ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनाएंगे वो है। अब 0.1 दूसरा केस, सेम रिएक्शन करा रहे हैं बट बी को बहुत ज़्यादा ले लिया। ठीक है, रिएक्शन तो उतना ही होगा जितना ए अवेलेबल होगा, लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता है, ऐसा नहीं कि बी बहुत ज़्यादा डाल दिया। अब इसमें भी 0.5 मान लो 0.05 गया, तो ये 0.05 बचा। ये कितना बचेगा? 9 कितना हो जाएगा? 0.05, तो 95 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.05 ऐड करो, दोनों में भी यही आ जाएगा। तो आप देखो, अब इसका इसका डिफरेंस, इन दोनों को देखोगे तो दे आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, और इसका जो डिफरेंस लोग ये कंसिडरेबल है। 0.1 के कंपेरिजन में 0.05 का डिफरेंस जो आ रहा है, इट मैटर्स, बट 1000 के रिस्पेक्ट में 0.05, और देख रहे हो ये ऑलमोस्ट, कोई बोलेगा कि हाँ ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। और ये प्रतीत होता है, इट सीम्स दैट इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन दिस, दैट्स वाई सूडो टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट लॉ हम लिखेंगे, एक के डैश आ जाएगा, और के ए पे केवल डिपेंड करेगा। के डैश किसके बराबर होगा बच्चे? के डैश यहाँ पे जो होगा, के डैश विल बी, उसको बोलते हैं अपेरेंट के इंटू बी का। तो अपेरेंट रेट कांस्टेंट जो होता है डिपेंड करता कंडीशन पे, याद रखना आप। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, तो ये तो आप डिफाइन करना है, जिसमें कंसंट्रेशन हाफ ड्रॉप हो जाए, हाफ 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट 50%। ये क्या बोल रहा है भाई? ऑर्डर बताना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी हमने वो सिंगल मार्क्स में किया है। यहाँ पे ऑर्डर ये दूसरे तरीके से होगा। देखो, 1 घंटे में आधा हो गया, फिर अगले 1 घंटे में आधा हो गया, फिर, तो ये तो फटाफट आप, मतलब इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका हाफ लाइफ 50% खत्म होने के लिए 1 घंटा लग रहा है हर जगह, चाहे कम हो या ज़्यादा हो रहा है। और हाफ लाइफ कब फिक्स होता है? फर्स्ट ऑर्डर में। तो प्रिडिक्ट आप कैसे करोगे? प्रिडिक्ट द ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा।
राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है तो R इक्वल टू के इंटू ए हो जाएगा कंसंट्रेशन, वो लिख लेना आप। द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड वाज कैरिड आउट इन ए सील्ड वेसल, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ठीक है, दोनों पे डिपेंड कर। इफ 1 मोल ऑफ दिस वन इज एडेड, अच्छा इसको अगर ऐड कर दिया गया तो ये तो इंक्रीज होगा, अगर इसको ऐड किया तो रेट बिल्कुल बढ़ेगा। वही बोला होगा क्या, प्रेडिक्ट करो द चेंज इन रेट, रेट इंक्रीज होगा। एंड द रेट कांस्टेंट नो चेंज, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट हम जानते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करता इन ए गिवन सिचुएशन, उसको चेंज नहीं कर सकते, केवल टेम्परेचर से ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट दिया, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस दिस। अरे इसमें फार्मूला बेस है, सिंपल फार्मूला बेस क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल पका पका है। एक भी देखो कहीं भी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स अच्छा यही है कि कहीं स्पेस नहीं देता है आपके मार्क्स कट करने के टीचर को, एंड दैट्स व्हाई इट्स स्कोरिंग। और इसीलिए हो सकता है कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो से कम आता है फिजिकल में। फर्स्ट ऑर्डर रेट, हाउ लॉन्ग टाइम, ठीक है। हाँ, ये इसमें फॉर्मूला जो यूज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर वाला जो यूज होता है, क्या होता है, टाइम। टाइम के टर्म में अगर टाइम निकालना, टाइम इक्वल टू 1/रेट कांस्टेंट एल एन, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। बेसिक फॉर्म में तो यही होता है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसको अगर सेम वेसल के अंदर सेम कंपाउंड की बात हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन क्या, मोल पर लीटर होता है। एक ही वेसल है, एक ही बर्तन में है, मतलब वॉल्यूम सेम होगा तो कैंसिल आउट होगा, तो उसको मोल के रेशियो में भी लिख सकते हैं। मोलर रेशियो सेम कंपाउंड के लिए मास रेशियो के बराबर होगा, तो एल एन डब्लू इनिशियल कितना था और किसी टाइम टी पर कितना था, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट रख देते हैं, 1/k कितना है, 1.1 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10⁻³ इंटू एल एन हाफ हो जा रहा है, डब्लू नॉट का 2 हाफ हो जाए तो 2 एल एन टू आ जाए। एल एन टू हमें पता है कितना होता है भाई, एल एन टू फर्स्ट ऑर्डर में बहुत बार निकाला हुआ है, 0.693। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 10⁻³ जाएगा तो 554 के अप्रॉक्स आएगा। किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा, तो सेकेंड्स यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बुक मार्क क्वेश्चन, सो दैट, ये बहुत आता है, ये काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाता है कभी कभी सिंगल मार्क्स में। बोर्ड में रेयर एक ही बार आया हुआ है अभी पिछले 5 साल में। सो दैट इन केस ऑफ, बट जेई में और जेई में डायरेक्ट आ जाता है, फर्स्ट ऑर्डर शो नहीं करना, मतलब इसका रिजल्ट एमसीक्यू में आ जाता है। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज ट्वाइस दैट्स द, तो टाइम आप जानते हो कि आप T1/T2 अगर हम करें, T1 और T2 लिख लें इस तरह से, ठीक है, उसका रेशियो ले लें T1/T2, और T1 टाइम क्या होता है 1/k, क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात हो रही है। एल एन बोल रहा है द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99 ट्वाइस, 99% का मतलब क्या हो गया, मान लो इनिशियल ए नॉट था तो 1% बच गया, 1% मतलब क्या होता है, बाई 100 हो जाएगा, 1% मतलब 1/100। अब इसमें देखो ये, तो इसके बाद में नीचे T2 दूसरा टाइम, एल एन ए नॉट कितना हो जा रहा है 90%, मतलब 10% बच जा रहा है, 10% का मतलब 1/10। तो भाई क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म, ठीक है। ये देखो ये गया, ठीक है, और जो भी ये कितना हो गया, एल एन 100, एल एन 10, तो आगे आप 2.30, तो इसलिए लिख दे रहा हूँ, रेशियो मैटर नहीं करता, एल एन का लॉग का रेशियो सेम आएगा क्योंकि सेम मल्टीपल आएगा ऊपर नीचे, लॉग 100 log 2, log 100 दिख रहा है ना, अब 2 आ जाएगा आंसर जो हमें दिखाना है यहाँ पर, log 10। ये गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइम्स है। यही बताना था बस, याद कर लेना इसको ऐसे। 90, अभी एक और आएगा 99.9 में वो 10 टाइम्स हो जाता है,
ये क्या है? इन गैस फेज रिएक्शन हो रही क्लोज वेसल में, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 वाज फाउंड टू इंक्रीज बाय दिस इन 10 सेकेंड। और ऑर्डर दिया है, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। अच्छा 10 सेकेंड में तो हमें रेट पता है, ओके। ये देखो ये क्वेश्चन भी इसलिए उठाया क्योंकि ये रेट इक्वेशन पे है, रेट लॉ पे नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको ये जो रेट दिया हुआ है वैल्यू, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना, रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब सारे का रेट का रिलेशन पता होना चाहिए। तो पहले रेट इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि उसी का यूज होगा, ठीक है। और रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ, रेट लॉ नहीं है, ध्यान रखना। रेट इक्वेशन मतलब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपस में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का रिलेशन, रेट, क्या, रेट इक्वेशन। N2O5 के लिए क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो माइनस के साथ, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है भाई साहब, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। इक्वल टू, इधर NO2 क्या हो, अपीयर हो रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अपीयर मतलब बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव, उसके निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन अकेला पड़ा हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, dt। बस भाई इसमें हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, देखो NO2 की दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये आ गया तो सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। dNO2/dt कितना दिया हुआ है, निकाल लो, 1/4 टू, इंक्रीज हो रहा है 5 × 10⁻³ और डेल्टा टी कितना है, 10 सेकेंड है। अब 10 सेकेंड है, हाँ 10 सेकेंड में मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा, 10 हो गया, नहीं 8, तो 10⁻³ हो गया। तो यहाँ से आप इसका रेट निकालना है, किसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, अच्छा D12, NO2 को तो निकालना ही है, इसका निकालना तो यही वैल्यू हो जाएगी 1/8 इंटू 10⁻³ क्या होगा यूनिट, मोल लिखना जरूरी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ये टोटल इसके बराबर, ठीक है, इसका आ रहा है, ये निकालने क्या, ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, आंसर आपका ये वाला केवल होगा, डी dNO2/dt, वो तो बिना मतलब कैलकुलेशन कर दिया हमने, इसको निकालना है, मुझे लगा इसका केवल निकालना, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, D12, तो वही रेशियो निकालना है, 5 केवल इतना, 5 × 10⁻³ जो डेल्टा हो रहा है कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, बस सिंपल, एवरेज, एवरेज रेट है यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है 1/2 मतलब 5, इसको कर दें हम 0.5, सीधा लिख दें 5 × 10⁻⁴, क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। इसकी वैल्यू आ गई तो आपको फिर N2O5 निकालना है, क्या निकालना है आंसर में, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपके, अब देखो यहाँ पर डी रेट ये है, रेट हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, और जब आप dN2/dt निकालोगे निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव लगाया जाता है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो डिफरेंशियल उसका निगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग क्वांटिटी का। तो यहाँ पर ये हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कितना हो जाएगा भाई 1/4, तो 1/2 जो ये आ रहा है इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा, हाफ 2/dt, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। ये क्या है, इसमें आपको EA की वैल्यू निकालनी है, तो ये कंपैरिजन करके निकल जाएगा, इनफैक्ट ये पता है जेई में और बहुत पहले एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन,
और P2 है। तो ये जो के आर एन ई एस है ए इक्वल टू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है बच्चा। अब इसको लॉग ले लो पहले एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए, ठीक है। एल एन ए यहाँ से कंपेरिजन, अब लॉग के लिखा हुआ तो भाई साहब हर तरफ वो जो वैल्यू होती है 2.303 ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस एल एन ए, हाँ एल एन ए नहीं, यहाँ पे सीधा लॉग ए हो जाएगा, इसमें क्या जरूरत है, इसको भी लॉग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इससे मतलब है नहीं, इससे ये गया। ये देखो माइनस के साथ के बाई टी, तो के कैल्विन है, टी टी को हटा दें तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, ई नॉट, मतलब ई ए है, यहाँ पे ई नॉट लिख दिया है, 2.303 आर, और टी को बता दो तो कंपेयर कर रहे हैं, दैट इक्वल टू 2 × 10 पावर कितना है भाई, 10 पावर 4 है, ठीक है, 10 पावर 4। लॉजिक से मतलब है, यहाँ कर लेते हैं, एग्जाम में तो साफ दिखेगा, 2.303 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 2 × 10 पावर 4, किस में आएगा, जूल में आएगा, जूल पर मोल, इस तरह से आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी आंसर। एक दूसरा 3 मार्क्स आ गए भाई, ये 3 मार्क्स का था क्या, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में सर्टन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट 300 डिग्री पे, एंड द सेम रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन, अच्छा आधा 5 मिनट एट 350 कैल्विन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमें रेट कांस्टेंट से कहीं ना कहीं आएगा, तो हाफ टाइम बोल रहा है 50% 20 मिनट में और 50% इसमें, तो इसको 20 मिनट, 50% 20 मिनट, 20 मिनट में कंपेरेट हो रहा है, मतलब रेट जो है हम सीधा बेसिक से कर देते हैं, टी हाफ भी लगा सकते हैं, बट टी हाफ ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो बेटर है कि रेट वाला करते हैं। कंसंट्रेशन दिया हुआ हमारे पास, रेट आ जाएगा, रेट इज के 50% कंप्लीट उतना, एंड टेम्परेचर अलग अलग है, certain इतना 20 मिनट, सेम रिएक्शन इतना, सेम रिएक्शन मतलब इनिशियल सेम है, तो R1 इक्वल टू K1, रेट कांस्टेंट अलग होगा क्योंकि टेम्परेचर अलग है, और इनिशियल इसका कंसंट्रेशन जो भी है वो सेम होगा दोनों केस में, ठीक है, नॉट ले लेते हैं। फिर R2 इक्वल टू K2, सेम रिएक्शन, K1 K2 आप ई के टर्म में लिख दोगे, ए कैंसिल हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल, और रेट कैसे आएगा भाई, हाफ हाफ हो रहा है, तो देखो दोनों ही केस में 50-50% हो रहा है, रेट क्या होगा, R1 भी आपका डेल्टा, जो डेल्टा आपका आएगा, डेल्टा जो कंसंट्रेशन आएगा वो आपका ऊपर नीचे बराबर, और टाइम कितना लग रहा है 20, डेल्टा नीचे भी 50%, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, हाफ ऑफ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे K1/K2 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये गया 1/4 आ गया, यही चीज़ आपकी गायब हो जाती है अगर आप टी हाफ वाला यूज़ करते, ये गंदा आता वहाँ पे एक्सप्रेशन, तो नाउ इट्स वेरी इजी, ठीक है। अच्छा 1/4 हो गया, 1/4 इक्वल टू
अब एक्सपोनेंशियल आप लिखोगे ए ई पावर माइनस ई ए, ये तो चेंज नहीं होगा एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर आपने चेंज किया, आर T1 कर देते हैं, T1 हमने 300 कर दिया, डिवाइड बाई ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर T2। अब यहाँ पे आ जाओ, 1/4, 1/4 इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस ई ए बाई आर, और नीचे हो जाएगा तो 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो T1 ऊपर है, माइनस के साथ माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो भाई ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए, गलत लिख दिया है हमने, प्लस हो गया। प्लस अगर लिखोगे तो ये T2 पहले और बाद में T2 बचे, और वैसे भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो T2 की वैल्यू कितनी है, 350 हो गया। नहीं, ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो ई ए बाई आर एक बार फिर से चेक करते हैं, ई ए बाई आर ई, ये दिस इज़ पॉजिटिव टू T2, हाँ सही है। अब इसको लॉग अब, या इसको 4 लिख दें अगर, तब भी हो जाएगा, तो ln 4, ठीक है, ln 4, और ये उल्टा हो जाए, ई ए बाई आर 1/T1 बाई 1/T2, ठीक है। सारी वैल्यू रख देते हैं। ln 4 कितना होगा, ln 4 log 4 दिया हुआ है 0.602, बट आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना हो, तो बेटर आप क्या करो, log 2 की वैल्यू आपको, ln 2 की वैल्यू पता है, तो 2 इंटू ln 2 कर दो। ln 2 कितना होता है, ln 2 भाई वही होता है जो 0.693, ठीक है। तो इसको आप ln 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस वन, ईजी, तो आप यूज़ करें सिंपल तरीके से, ये तो कैलकुलेट ही करना है, और सब कुछ आपका, ये आर की वैल्यू 8.314, 1/T1 आपने 300, सब पॉजिटिव होगा, 1/350, तो भाई साहब ये आपको इसको यहाँ से आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेना, ओके। इस पे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, इतनी बार रिपीट हुआ है हर जगह, बोर्ड में भी, तो इसको मैं 5 स्टार दूंगा। ये आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो इसका तरीका, इस तरह से अलग अलग तरीके से आता है। कभी आता है कि टेम्परेचर बढ़ा दे तो 4 गुना हो गया, तो टेम्परेचर और ये आ जाएगा यही चीज़, ठीक है। इस तरीके से आप करो, टी हाफ वाला लगा के मत करो, उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये 1/4 सिंप्लीफाई होकर नहीं आएगा और गंदा आ जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑप्टेन, 3 मार्क्स वेयर ऑप्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो 0.5 से 0.625 टोटल, अच्छा प्रेशर के टर्म में दिया है, इसीलिए इसको हमने थोड़ा अलग है, इसलिए इसको उठाया क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे ये प्रेशर है, यहीं पे कर देते हैं, प्रेशर के टर्म में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, के इक्वल टू टाइम दिया हुआ है 1/T, और ln जो प्रेशर है, P0 इसका प्रेशर, N2O5 का, क्योंकि मोलर रेशियो प्रेशर वाले में, तो प्रेशर के टर्म में जिसका फार्मूला है क्या है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई किसी टाइम पे ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जैसे से होगी। अब देखो P की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितना, 0.5 था, P0 0, ये P0 है, फिर इसके बाद में P0 माइनस P अगर हो गया तो ये भी P हो जाएगा, और ये P/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब देखो टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम सेकेंड्स में 1/100, ठीक है। ln
पी नॉट कितना है भाई? पी नॉट हमारा 0.5 दिया हुआ है। पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पी की वैल्यू, अब यहाँ पे टोटल प्रेशर हमारा, ये टोटल प्रेशर दे रहा है तो इस सबको ऐड कर लो, पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी नॉट प्लस पी बाई 2 इक्वल टू 0.625। तो पी इक्वल टू क्या होगा? 2 × 0.65 माइनस 0.5, 0.5 2 इंटू 125, ठीक है। तो इसको अब 524 कितना हो जाएगा? 25.25, 25 का आधा, ये हो गया। बस आंसर आपके सामने है। इधर Ln2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। Ln2 वैसे भी पता है आपको 0.6, Ln2 0.693 डिवाइड बाई 100 पर सेकेंड। ओके, यही आएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टाइम रिक्वायर्ड, अभी हमने किया 10 टाइम्स वाला, उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हाँ, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उठाया हुआ, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, कभी कभी पैरा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, सीधा आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहा है। जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं वो एक स्टेप में होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री एक ही स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप होता है। एलिमेंट्री स्टेप को फर्दर आप और स्टेप में नहीं तोड़ सकते, मतलब जो हो रहा है रियली में वही आप लिखते हो। रिएक्शन में हम जब कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, व्हाट वी डू, हम उसमें एटम का बैलेंस करते हैं, एनर्जी का बैलेंस करते हैं, मास बैलेंस करने के लिए सब। तो ये जरूरी नहीं कि वो ये दिखाए कि वही उसी तरीके से इन्वॉल्व होकर वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन होकर तोड़ के बना, नाइट्रोजन कुछ टूट के कुछ और बना रहा हो बीच में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कुछ टूट के फिर कंबाइन हो रहा हो, तो इस तरह से और एलिमेंट्री स्टेप्स उसमें बन सकते हैं। तो जो आप स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन देखते हो वो केवल ये जो है केमिकल लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, ये नहीं दिखाता कि कैसे एक्चुअली हो रहा है। तो अगर एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है कोई रिएक्शन, तो जो स्लोवेस्ट होगा दैट विल बी द रेट ऑफ द होल रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो आपका ए टू बी, ठीक है, फिर बी से सी में जा रहा है, तो फाइनल जो रिएक्शन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ए से सी में, ठीक है। और मान लो आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अब इसका हम रेट पूछते हैं क्या होगा, ठीक है। मान लो इसका रेट आता है आपका, ये पहला वाला 0.005 मोल पर लीटर पर सेकेंड से जो भी चल रहा है, ठीक है। ये वाला आता है, ये 10। तो आप इसको कितना भी फास्ट कर लो, ये हमेशा ही कंट्रोल करेगा, क्योंकि बी जितना आएगा उतना ही आगे जाएगा, जितना आएगा तुरंत बी खत्म कर देगा। पॉइंट ये है कि सी कभी भी 10 के उससे नहीं बन पाएगा। जितना यहाँ से बी का सप्लाई होगा, जैसे 1 सेकंड में 0.05 भेजा तो वही ये 0.05 ही भेजेगा, पहले वाले से रेस्ट्रिक्ट हो गया। अगर बी का इनफाइनाइट यहाँ पे सोर्स कर दिया जाए तो 10 के उससे बनेगा, लेकिन ए जब सी में कन्वर्ट होगा तो फाइनली जो स्लोवेस्ट, ऐसे मान लो एक से ज़्यादा स्टेप है, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही डिसाइड कर देता है पूरे रेट को, ठीक है। तो स्लोवेस्ट, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। इफेक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट पे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि फिर नेट कोलिजन बढ़ेगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एंटर करेंगे। ये जो होता है फ्रैक्शन ई पावर माइनस ई बाई आर टी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हुई उसमें एंटर करने वाले मॉलिक्यूल की। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली, व्हाई द मॉलिक्यूलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री? एक्चुअली एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर सबके लिए वैलिड है। एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे इसको मैं जो है, दीज टू आर एलिमेंट्री, और ये जो है आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसको फर्दर तोड़ा जा सकता है ये दो स्टेप में। तो मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों पे है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1।
यहाँ पे अब नहीं बोल सकते क्योंकि रियली हमें ये नहीं पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल टकरा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है एक्चुअली उस रिएक्शन में। ए से सी तो ये बस दिखा रहा है कि पूरे प्रोसेस में रॉ मटेरियल लिया, फाइनल निकला, तो मास इतना आया, मास इतना है यहाँ पर। एनर्जी का जो अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसमें गया, इतना एनर्जी निकली, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ये सारी चीज़ें बताता है ये स्टोइकोमेट्री। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी तो ये बोलता है ना कि कितना एक्चुअली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर रिएक्शन में, तो इसलिए वो एलिमेंट्री पे, कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा। अगर the conversion of x to y follows second order kinetics if concentration of x is in, ये तो सही है, 3 टाइम्स होगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर 5 मास क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे एक्सेप्ट इसके लिए यहाँ पे मैं लाया हूँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं जब कॉम्प्लेक्स दिया हुआ। इनफैक्ट ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ चुका होता है। अब इसमें बोल अभी हमने डिस्कस किया कि राइट रेट लॉ, तो रेट लॉ जब आपको इस तरह से, ये कॉम्प्लेक्स है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स उसको फर्दर एलिमेंट्री रिएक्शन में ये दोनों क्या है? एलिमेंट्री। ठीक है, अब इसमें जो स्लोवेस्ट है ये है, इसी को स्लोवेस्ट यही डिसाइड करेगा कि भाई रेट क्या है। तो इसका अगर, और एलिमेंट्री रिएक्शन का फायदा ये होता है कि उससे डायरेक्ट आप रेट लॉ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो रेट होगा वही रेट इसका फाइनल रिएक्शन का होगा, तो जो रिएक्शन का रेट है वो इसके रेट के बराबर होगा। तो इसका रेट अगर हम लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो H2O एक रेट कांस्टेंट, H2O2 इंटू I माइनस, यही हमारा फर्स्ट स्टेप का होगा और वही पूरे रिएक्शन। ये बहुत फास्ट है, ऐसा नहीं इसका रेट कुछ नहीं होगा, इसका रेट तो होगा बट वो रेट इसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ लिमिटेड अमाउंट सप्लाई हो रहा है, उसी से वो आगे फट से तुरंत जैसे आएगा फट से खत्म कर देगा। ठीक है, तो पर सेकेंड उतना नहीं कर पाएगा जितना ही अगर इंडिविजुअली इनफाइनाइट सप्लाई कर दिया जाए। राइट ओवरऑल ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। देखो मॉलिक्यूलरिटी तो इन दोनों की, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ कोई सेंस नहीं है। ओवरऑल ऑर्डर जो है इसका 1 1 2 हो गया, इसका ओवरऑल ऑर्डर 2 हो गया, इसी से डिसाइड होगा, ये नहीं तो 2 हो गया। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया, तो ये है। ओके, सो ये हो गए आपके वो क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं। हमने सारे क्वेश्चन 5 साल के और सारे सीरीज, सारे सीक्वेंस, आप सोच लो 2022 5 साल के कितने हो गए एक साल में, है 2022 पेपर के आसपास था और उसमें सारे क्वेश्चन निकाले और जब फिल्टर लगाया एक टाइप के एकदम डिट्टो आता है एक टाइप के, ये क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, 5 मार्क्स का तो एक ही निकल के आया इस तरह से। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग रैपिड रिवीजन जब होगा तो उसमें करेंगे। ऑल द बेस्ट।